नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम कोशिश करते हैं आपके यानी दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब हम दें। आपके म्यूचुअल फंड, आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम जो उलझन है उसको दूर करने की हम हमेशा से कोशिश करते हैं और आज भी हमारा यही प्रयास रहेगा। और आज हमारे साथ आपके म्यूचुअल फंड की उलझन को दूर करने के लिए जो खास मेहमान है उनका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ है गौरव रस्तोगी। ये है फाउंडर और सीईओ Kuvera.in। गौरव, आपका बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। धन्यवाद स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करने जा रहे हैं, जरा सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या मौजूदा बाजार म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश के लिए सही है। 2 साल के लिए एक मुश्त निवेश करना है तो कहां मिलेगा आपको अच्छा रिटर्न। क्या पोर्टफोलियो में एक एएमसी के ही कई फंड रखना सही स्ट्रैटेजी है। साथ ही फंड नामा में आप उठा सकते हैं कितना जोखिम, खुद कैसे पता करें, ये जानेंगे। तो गौरव, आज हम दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब एक बार फिर से एक एक करके पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कैसे ऐसे सवाल हैं जिनका हम आपके जरिए निवारण कर सकते हैं। और ऐसा ही एक सवाल हमारे पास जो ईमेल पर आया है उससे शुरुआत करते हैं। विकास जी का सवाल है हमारे पास, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की भी, लेकिन उससे पहले उनका सवाल पढ़ लेते हैं। 43 साल की उम्र में इन्हें रिटायरमेंट लेनी है, मतलब प्री रिटायरमेंट का ये सोच रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम 60 साल की उम्र को रिटायरमेंट के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि 43 इयर्स में ये रिटायर हो जाएं। 2025 में रिटायरमेंट ये लेंगे और म्यूचुअल फंड निवेश 2026 में इन्हें रिडीम करना है। ये कह रहे हैं 5,000 रुपए की एसआईपी इन्हें बढ़ानी है। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्हें अपनी एसआईपी बढ़ानी है। साथ ही 10 साल के लिए इन्हें 50,000 रुपए सालाना एसआईपी निवेश करना है। ये इनका 10 साल का लक्ष्य है। साथ ही 16 साल के लक्ष्य में ये लिखते हैं 15 लाख रुपए इन्हें एक मुश्त निवेश करने हैं। ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं, मतलब अग्रेसिव ये निवेशक है। तो बताएं कि इनके लिए फंड कौन सा इनको सूट करता है और क्या ये जो अभी बाजार का हाल इस वक्त हम देख रहे हैं, हालांकि बाजार ऑल टाइम हाई पर जरूर है, लेकिन हाँ कई बार मुनाफा वसूली तो कुछ उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये जो वक्त है एक मुश्त निवेश का बाजार में सही है। बहुत अच्छा सवाल है स्वाति। एक अगर आप बता देंगे कि इनके अभी पोर्टफोलियो में और कोई फंड्स हैं और कौन से फंड्स हैं। बिल्कुल, इनके पोर्टफोलियो में काफी फंड है। इनफैक्ट हम टेलीविजन सेट पर दिखा भी रहे हैं, एक बार मैं पढ़ भी लेती हूं आपके लिए जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। यूटीआई मिड कैप फंड है इनके पोर्टफोलियो में। यूटीआई एमएनसी फंड भी इन्होंने जोड़ा हुआ है। एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड है यूटीआई का ही, तो 3 यूटीआई के फंड इनके पास हैं। इसके अलावा मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिसका सवाल इन्होंने पूछा था। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसमें इन्होंने निवेश रोका है। और साथ ही एबीएसएल का टैक्स रिलीफ 96 फंड, इसमें भी इन्होंने निवेश रोका है। ये कुछ फंड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर गौरव। अब इस पे आप बताएं कि इनके फंड कैसे हैं और क्या इन्हें अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो पहला सवाल था मेरे एसेट को लेकर, जहां तक मुझे याद है तो मेरे एसेट ने नवंबर 2020 में नए सिप का अमाउंट जो है वो 2500 रुपए पैन लेवल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसमें तो वो जोड़ नहीं सकते हैं जिसमें वो जोड़ना चाहते थे। तो उसमें जो उनका सिप है उन्हें चलते रहने देना चाहिए, पर उसमें वो और नहीं जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए उनके पास काफी सारे फंड्स ऑलरेडी हैं, कोई एक नया फंड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लार्ज कैप में कुछ अगर ऐड करना है तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी उनके लिए ठीक रहेगा, जिसमें वो ऐड कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका था शायद कि उन्हें 50,000 रुपए का सालाना एक सिप करना है कुछ 9 से 10 साल के लिए, जिसमें वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो उनका सोचना, एक तो पहली बात है कि इनका ये सोचना सही है, क्योंकि 9-10 साल की अवधि है तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। पर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, कोई नया फंड ऐड मत करिए। ज्यादा फंड होने से ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी काफी, एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है।
तो 9 से 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो मिड कैप और लार्ज कैप फंड में आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपके पास एक यूटीआई का मिड कैप फंड है और एक्सिस इक्विटी है जिसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। और जो आपका लंबे समय का गोल है, जो आपका आई थिंक कुछ 15-16 साल का भी इनका एक आपने बताया था कि उन्हें कुछ राशि हम्म। चाहिए, 15 लाख के करीब उन्हें जी। इन्वेस्ट करना है। तो दो सवाल थे यहाँ कि एक मुश्त करना है कि उन्हें एक साल में वो एसटीपी करें, कि पहले वो एक लिक्विड फंड में डाल दें और फिर एक साल के ऊपर वो उस लिक्विड फंड से धीरे धीरे इक्विटी में चले जाएं। तो हमारा जहां तक हमने इस पे काम किया है, हमने इंडिया का पुराना डेटा देखा है, हमने इसको यूएस के भी पुराने डेटा पे रन किया है। तो 3 में से 5 बार ऐसा होता है कि एक मुश्त इन्वेस्टमेंट में ही आपको बेटर रिटर्न मिलता है, और ये रिगार्डलेस है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है कि नहीं। तो हम खुद ही बिजनेस में 2017 से हैं। पिछले 3-4 साल में अगर आप देखें, मार्केट ने बहुत सारे ऑल टाइम हाइज बनाए हैं, बहुत सारे ऑल टाइम हाइज ब्रेक किए हैं। और पिछले 4 साल का भी यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जिन्होंने एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया है उन्हीं को फायदा ज्यादा हुआ है। पर बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। एक चीज आप कोई ठान लीजिए, आपको जिसमें ज्यादा कंफर्ट है आप उसके साथ चले जाएं। लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है तो इसमें आप स्मॉल कैप और मिड कैप भी सोच सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है तो उसी में आप निवेश करिए। 7 या 8 फंड जो भी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत है, नया कोई और फंड मत ऐड करिए। हम्म। हम्म। तो इस सवाल से जो आपने इनको राय दी है विकास जी को, गौरव, उससे ये भी पता चलता है कि जो बहुत सारे फंड की भीड़ बढ़ा देते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में, उससे हमें बचना चाहिए। और जो जी विकास जी अगर हमें सुन रहे होंगे इस वक्त, आपको बहुत सारे फंड रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो चेंजेस बताए हैं गौरव ने, आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। और जो आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट का 43 साल की उम्र तक का, और बाकी जो आपको निवेश करने हैं उस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ समीर जी जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। समीर जी ठाकुर वाड़े से हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर ठाकुर द्वारे जी, माफ कीजिए, हमारे साथ हैं। और समीर जी बताइए आपका सवाल क्या है। आपने इनफैक्ट हमें सवाल भेजा भी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो हमें आसानी होगी आपका सवाल समझने में। और गौरव हमारे साथ है जो आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ, एक्चुअली म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करना चाहता था 1,50,000 रुपीज एक्चुअली। तो जी, एक्चुअली मुझे इतना उसमें शॉर्ट जो कैपिटल इन लिया वो अपने क्लोज एंडेड और वो रहते हैं ना प्लान, उसका इतना नॉलेज नहीं है। मैं चाहूंगा। समीर जी पहले आप ये बताइए, आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं, पहली बार एंट्री कर रहे हैं, या फिर आपने ऑलरेडी कुछ फंड ले रखे हैं? नहीं, हाँ, फर्स्ट टाइम एक्चुअली। फिर बताइए सर। हाँ, पहली बार ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली बैंक। अच्छा, फर्स्ट टाइम। ओके ओके। तो मैं चाहूंगा थोड़ा बैंक और एफडी से कितना लंबा आपका एक होराइजन है इन्वेस्ट करने का, ये भी बताएं। अप टू 3 years, 2 to 3 years। उसे 3 और साल के कोई लिए अगर लक्ष्य आप आपका सोच जिसके रहे लिए हैं। आप ये निवेश करना चाह रहे हैं? हाँ, कोई लक्ष्य है आपके मन में, ये बताएं, फिर हम गौरव के पास चलते हैं आपके सवाल का जवाब लेने के लिए। हाँ, एक्चुअली मैं चाहूंगा कि थोड़ा बैंक एफडी में आजकल रिटर्न्स कम आते हैं, तो मुझे बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए। बात आपकी सही है। बैंक एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिर रिटर्न रहे चाहिए, हैं। 3 साल तक का निवेश करना है गौरव। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बहुत आप ही अपनी कठिन बात अब सवाल पूरी है। कीजिए। और समीर जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल जी जी हाँ, बहुत ही एक कठिन सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए आपकी बात सही है, बैंक एफडी के रिटर्न्स आजकल कम आ रहे हैं तो आप निवेश का कोई दूसरा जरिया ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी अवधि है 2 से 3 साल ना, ये इक्विटी के लिए खासकर बहुत ठीक नहीं है। 3 साल में कुछ भी हो सकता है। 3 साल में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव ही रिटर्न आए। तो ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली, बहुत अक्सर नहीं होता है लेकिन ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली कि 3 साल में अगर आप 10 साल का सोच के चलते हैं कि भाई मुझे 10 साल के लिए निवेश करना है, 15 साल के लिए निवेश करना है, तब तो ये कहना बहुत आसान होता है कि नहीं, आप ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर लीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए और उसमें आप लगे रहिए। क्योंकि
100 में से एक बार शायद ऐसा होगा कि 15 साल में आपका जो इक्विटी का रिटर्न है वो पॉजिटिव नहीं आए, लेकिन 3 साल की जो आपकी अवधि है इसमें तो हम यही कहेंगे कि आप या तो अगर आप एफडी में रहिए, एफडी से दूसरा अगर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स आप में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जो रिटर्न है वो एफडी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। बिल्कुल। अब क्योंकि ये नए निवेशक हैं गौरव, अब ऐसे ही जो कई निवेशक होंगे जो कि ये इनफैक्ट ये भी जानना चाह रहे थे कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड में डिफरेंस क्या है, ये समझना चाहते हैं। और क्योंकि नए निवेशक है इनके लिए शायद एक सिलेक्शन आसान हो जाएगा और दोनों में समझने में कि कहां पर इनको निवेश करना चाहिए। जहां तक हो सके ओपन एंडेड फंड्स में करिए। ओपन एंडेड फंड्स का मतलब होता है कि कोई इसमें रोक टोक नहीं होती, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कितने यूनिट्स इसका खरीदना चाहते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होता है ना, ये स्पेशल अवधि के फंड होते हैं, जैसे 3 साल का कोई फंड होगा, 2 साल का कोई फंड होगा, जनरली दिनों में गिना जाता है, 1100 इतने दिन का फंड है, 1400 इतने दिन का फंड है, और उतने दिन के लिए फिर आपका पैसा रहता है। जब वो फंड मैच्योर होता है तो उसका जो भी गेन्स होते हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। जहां तक हो सके आपको ओपन एंडेड में ही रहना चाहिए। ओके। तो सर आपके लिए ये राय है कि जहां तक हो सके आप ओपन एंडेड फंड में ही निवेश करें, और बाकी जो राय आपके 3 साल तक के निवेश के लिए दी है हमारे आज के एक्सपर्ट ने, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले दर्शक की तरफ बढ़ते हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, विनायक चौहान। विनायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में फोन करने के लिए। आपने सवाल भेजा था अपना, चाहते हैं एक बार फिर से उसे दोहराएं और हम समझना चाहते हैं आपके निवेश के बारे में। Good evening, ma'am. Ma'am, first of all, thank you very much for taking my question in this forum. Now, the issue is that I'm investing in HDFC Top 200 from 2012, and now when the return was not so aggressive and not at per my mark, I have stopped the for the SIP. I was doing through SIP in HDFC Top 200, 20,000 per month. Now, when I switched to Axis Bank, Axis Mutual Fund, I have started the same SIP of 15,000 each in Axis Mid Cap and Axis. This 25 Axis, one was Mid Cap and second was Blue Chip. Now, what had happened this month? My SIP date was 10th, right? They have not debited the amount from my bank, being Axis Bank, on 10th. They have debited on 11th. Now, till today, they have not credited the units into my account. When I'm pressurizing these guys, why they're not doing it? They're saying there's some modification has done by SEBI in the forum, and that's why it's taking time. And secondly, the Curvy, which is I think the mediocre in between the AMC, which is the AMC, they are getting something modification there. That's why it's taking a time. But the question is, as per the SEBI guidelines, till the money don't reach the mutual fund, the NAV will be credited on that day. But when the amount is getting debited on 10th, why the customer, we have to bear the cost, and the same units are getting credited after 7-8 days to my account? Why that is happening? इनका सवाल बहुत वाजिब है गौरव, और जो इनके कंफ्यूजन मन में हो सकता है ऐसे कई निवेशकों के मन में हो। जरा आप डिटेल में इनकी समस्या का हल निकालें जिससे कि बाकी जो दर्शक है उनको भी समझ में आए। तो 2-3 चीजें हो रही हैं यहाँ। एक तो विनायक, आपका जो एग्जैक्ट केस है इसका तो मुझे डिटेल्स नहीं पता है। तो 7 दिन एक्चुअली थोड़ा ज्यादा भी लग रहा है। हो सकता है कि कहीं किसी से कुछ गलती हुई है, कोई टेक्नोलॉजी में एरर हुआ है, और इसका संविधान जरूर एएमसी और आरटीए मिलकर निकालेंगे। ऐसा हम तो ये कह सकते हैं, पर आप उनसे जरूर बात करिए। लेकिन जो आपने रूल बोला वो एकदम सही बोला। सेबी का नया जो डायरेक्टिव है उसमें है कि जब तक एएमसी के पास पैसा नहीं पहुंचता है आपको यूनिट अलॉट नहीं होंगे। तो जहां तक हम देख रहे हैं T+1 से T+3 डेज में यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। तो इसमें आप जो अपना स्पेसिफिक केस बोला है, इसमें 2 चीजें हैं जो थोड़ी सी ऑड लग रही हैं कि आपका एक तो पैसा एक दिन बाद कटा। जनरली जिस दिन आपकी सिप डेट होती है उसी दिन मॉर्निंग में आपका पैसा कट गया होना चाहिए था। पर ये आप ये सोच लीजिए कि ये रूल जो है ना, ये February 1 से लागू हुआ है विनायक, और आई थिंक
इंडस्ट्री को भी थोड़ा टाइम लग रहा है अडेप्ट करने में कि इस नए रूल के हिसाब से कैसे यूनिट्स अलॉट होंगे, कैसे आप पैसे को रिकंसाइल करेंगे और यूनिट्स अलॉट करेंगे। आपका कहना बिल्कुल वाजिब है कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एएमसी है या जो आरटीए है वो आपको गलत प्राइस पे या गलत डेट का नैव देना चाहते हैं। 7 दिन मैं मानता हूं आपकी बात सही है, 7 दिन कुछ ज्यादा है। आपके अगर अकाउंट से पैसा कट गया है तो आपको एएमसी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकते हैं इसको सुलझाने में। हमारे साथ है quera.in से गौरव रस्तोगी और अगले कॉलर, इनफैक्ट कॉलर नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन ईमेल से इनका सवाल ले लेते हैं, कोशिश करें उनसे बातचीत भी करने की। तब तक इनका सवाल पढ़ लेते हैं। सागर वर्मा जी का सवाल हमारे पास है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है, ना ही इनका कोई निवेश है और 2 साल के बाद बेटी की शादी है। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग अपने 30s में या फिर अर्ली 40s में तो होंगे ही, या अराउंड माफ कीजिए 50s में होंगे। तो 2 साल के लिए एक मुश्त निवेश इन्हें करना है। कहां पर ये कर सकते हैं? और साथ ही गौरव, ये एसबीआई के रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के बारे में आपसे समझना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है। तो पहले है 2 साल के निवेश करना है। हमने पहले भी शो में यही कहा है कि 2 साल का निवेश जो है वो इक्विटी के लिए खास तौर पर ठीक नहीं होता है। 2 साल में इक्विटी में कुछ भी हो सकता है। 2008 जैसा अगर कोई साल गुजरा तो आपका पैसा 40-50% गिर भी सकता है, और 2009 या 2010 जैसा गुजरा तो उतना बढ़ भी सकता है। तो मतलब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो 2 साल के लिए हिसाब से या आप एफडी में इन्वेस्ट करिए या लिक्विड फंड्स में या अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में करिए, वही सही है। ये खर्चा भी ऐसा है जो आपको पता है आपको करना ही करना है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इसको एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें और ज्यादा रिस्क इससे ना लें। दूसरा सवाल जो है इनका एसबीआई रिटायरमेंट फंड के लिए है। तो एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है इसका गोल है लॉन्ग टर्म कैपिटल और रिटायरमेंट फंड है। मार्केट में और भी रिटायरमेंट फंड है। ये एक नया एनएफओ लॉन्च किया है एसबीआई ने, नया फंड है। इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन बस 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के लिए खास तौर पर। एक तो ये कि एनएफओ है तो इसका नैव आपको 10 रुपए का दिखेगा, बाकी रिटायरमेंट फंड्स के नैव आपको ज्यादा दिखेंगे। उसके बेसिस पे इस फंड में मत निवेश करिए। नैव का रिटर्न से खास तौर पर कुछ लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि एक रिटायरमेंट फंड है तो ये जरूर जान लीजिए कि आपका पैसा 5 साल या रिटायरमेंट तक जो भी पहले हो तब तक लॉक्ड रहेगा। मतलब तब तक आप इस पैसे को कभी निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर आपको जरूरत पड़ी 2 साल बाद या 3 साल बाद थोड़ा खर्चा बढ़ाने की, तो आप इस पैसे को नहीं यूज कर पाएंगे। रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो रिटायरमेंट बेनिफिट फंड जो है वो भी एक मेजॉरिटी इक्विटी म्यूचुअल फंड ही होता है। आप उसकी जगह एक लार्ज कैप या मल्टी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं। उसमें आपका लॉक इन नहीं रहेगा 5 साल। ओके, तो सागर जी बिल्कुल, तो सागर जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया, हमें देख पा रहे हैं। तो एफडी में आप 2 साल के लिए निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपका ड्यूरेशन कम है, और लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी आपका विकल्प बेहतर है। बाकी एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के बारे में गौरव ने आपको अच्छे से समझाया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने शो का स्पेशल सेगमेंट फंडनामा। तो फंडनामा में गौरव आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि किसी की जो जोखिम क्षमता है, फंड जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है किसी फंड में निवेश करने की, उसका पता कैसे लगाया जाए, साथ ही आप कितना जोखिम उठा सकते हैं ये किसी को कैसे मालूम चले। ये जो बारीकियां हैं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की, वो बताएं। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है स्वाति, और हम इस पे बहुत सारा काम भी करते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं। क्या होता है कि हर एक आदमी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता है, क्योंकि जब आप निवेश कर रहे होते हैं तब आप रिटर्न को देख के निवेश करते हैं। तब आप ये देख के निवेश करते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, या निफ्टी ने पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो आपको लगता है कि अरे मेरे पोर्टफोलियो में तो मैं 100% इक्विटी में भी जा सकता हूँ। लेकिन जब एक्चुअली वो रिस्क आता है का मतलब क्या होता है, जब एक्चुअली आपका वो फंड गिरता है, आपका पोर्टफोलियो
जैसे पिछले मार्च हुआ है, विद इन 1 मंथ, 1 महीने में आपका पोर्टफोलियो 30% 40% गिरता है, तब क्या आप क्षमता रखते हैं उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करने की? तब क्या आप क्षमता रखते हैं और इन्वेस्ट करने की? वो होती है आपकी असली रिस्क एपेटाइट। तो लेकिन लोग उस हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट के बारे में नहीं सोचते हैं, उस हिसाब से रिस्क के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो कितना रिस्क ले सकते हैं। वो हमेशा रिटर्न को देखते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं अगर अच्छा पूरा का पूरा इक्विटी में डाल दूंगा तो मेरा तो रिटर्न और बढ़ जाएगा, तो मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत है। तो कुछ चीजें हैं जो हम खास तौर पर बोलते हैं कि आप ध्यान में रखिए। एक तो कि आप ये सोच लीजिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 40% गिरता है तो आप क्या करेंगे, क्या आप तैयार हैं? तो उसके हिसाब से अपने रिस्क के बारे में सोचिए। दूसरा है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से रिस्क के बारे में सोचिए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके घर की ईएमआई चल रही है, तो आप कम रिस्क ले सकते हैं, बशर्ते उसके कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई उनके ऐसे खर्चे नहीं है जो कि जरूरी खर्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप नेचुरली एक सेवर है, कुछ लोग नेचुरली सेवर्स होते हैं, कुछ लोग नेचुरली स्पेंडर्स होते हैं। जो नेचुरली सेवर्स हैं वो वैसे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं पर लाइफ में कम रिस्क लेते हैं। जो नेचुरली स्पेंडर्स होते हैं उनको कम रिस्क लेना चाहिए लेकिन वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। वाकई। तो ये कुछ अपने इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि खुद से आपको सवाल पूछने की जरूरत है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने पैसों का लॉस झेल सकते हैं, और आपके रिस्क प्रोफाइल पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है, जो बहुत ही आसान भाषा में गौरव ने हम सबको समझाया है। बहुत शुक्रिया गौरव, आप हमारे साथ आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के इस शो में शामिल हुए, तमाम दर्शकों के सवाल का जवाब दिया और खास तौर पर कैसे आप रिस्क को उठा सकते हैं उस पर भी आपने खास चर्चा की। तो इसी के साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। आप लगातार हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी आप देख पा रहे हैं। कल एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।